हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखते हैं कि ये जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे पियाजे, इन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। और यार मैं आपको बताऊं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा झंडे गाड़े हैं। दैट्स वाई हम इन्हें कॉग्निटिव डेवलपमेंट का माई बाप कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सब कुछ हैं ये, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस फील्ड में काम किया था। देखते हैं क्या कुछ बातें, ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी, और ऐसा भी इन्होंने बहुत कुछ किया भी है इस फील्ड में। ओके, अगर मैं बात करूं कि ये जो पियाजे हैं, डॉक्टर जीन पियाजे, इनका नाम क्या है, डॉक्टर जीन पियाजे। ओके, जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई? ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। तो हम लोग इन्हें क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक कहते हैं। मनोवैज्ञानिक थे भी ये फिलहाल तो मनोवैज्ञानिक तो ये अपने काम की वजह से बन गए थे, अपने इंटरेस्ट की वजह से बन गए थे। वैसे ये एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी में इन्हें महारत हासिल थी। ओके, साइकोलॉजी की फील्ड में जीन पियाजे ने ऐसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा झंडे गाड़े हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही थी, जूलॉजी से इन्होंने पीएचडी कर रखी है। ये एक जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजी में इन्होंने पीएचडी कर रखी थी, कर रखी है नहीं, कर रखी थी, बिकॉज ऑफ इनका देहांत हो चुका है। ओके, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1896 में। और यार मैं आपको बताऊं, एक इंटरेस्टिंग बात है, जैसा कि मैंने आपसे बातें की थी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें देखेंगे, तो इन्होंने 10 साल में 5 बुक लिखी थी। 10 साल में 1923 से लेके 1932 तक में इन्होंने 5 बुक्स लिखी थी। कितनी बुक्स लिख डाली थी भाई? 5 बुक्स लिख डाली थी। और इनकी एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, 1932 में लॉन्च हुई थी। ओके, 1932 में लॉन्च हुई थी। उसका नाम क्या था? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। बुक का क्या नाम था? द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पे हमें ढेर सारी चीज़ें इनकी बुक्स और इनकी ढेर सारी बातों से ऐसी पता चलती है कि ये बच्चों पे, मतलब बच्चों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस रहते थे। बच्चों के बारे में जानने के लिए ये क्यूरियस रहा करते थे। दैट्स वाई इन्होंने ढेर सारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। इवन ये इतने ज़्यादा क्यूरियस रहते थे बच्चों के बारे में जानने के लिए कि बच्चों की बढ़ती एज के साथ उनकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कैसे चेंज होती है, छोटे बच्चों की समझने की क्षमता में कैसे अंतर होता है, जो बड़े बच्चे होते हैं वो कैसे समझ रहे होते हैं। तो इनकी क्यूरियोसिटी इस लेवल तक थी कि ये अपने बच्चों, अपने खुद के बच्चों पे भी एक्सपेरिमेंट कर डाले थे। ओके, तो यहाँ पे ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि हाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे इनकी जो सबसे बड़ी अहम बात थी, ये इनका मानना ये था कि जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनकी सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती जाती है, वैसे वैसे उनके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। उनके सोचने समझने की क्षमता में भी अंतर होता है। बच्चे समझदार होते रहते हैं बढ़ती उम्र के साथ। जैसा कि आपने घर में भी देखा होगा, आपके छोटे बड़े भाई बहन होंगे, तो अधिकतर यही होता है कि बड़े बच्चे अगर गलती करते हैं तो उन्हें ज़्यादा डांटा जाता है एज कम्पेयर टू जो छोटे बच्चे होते हैं। जैसे 2 छोटे बड़े भाई बहन हैं, तो वहाँ पे जो छोटे बड़े भाई बहन होंगे, जो भाई बहन होंगे, वो गलती भले ही साथ में कर रहे हो, लेकिन जो बड़ा बच्चा होगा वो ज़्यादा डांटा जाएगा, बिकॉज ऑफ कि वो बड़ा है, उसकी समझदारी ज़्यादा है, और उसे ये डांट कर बोला भी जाता है कि तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि तुम बड़े हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्टर जीन पियाजे के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। हमने पहले भाई बातें कर ली हैं। सर्वप्रथम संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? डॉक्टर जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप प्रत्येक अवस्था में बदलता है या फिर परिमार्जित होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे बातें की, बच्चा जब 2 वर्ष का है तो उसकी सोचने समझने की क्षमता कुछ और होगी। जब बच्चा 4 वर्ष का है तो उसके सोचने समझने की क्षमता कुछ और होगी। वो यहाँ पे जैसे अब बच्चा जो 4 वर्ष का है, जब इवन आप भी जब 4 वर्ष के थे या फिर जब 6 वर्ष के थे, तो जिन चीज़ों के लिए, जिन चीज़ों के बारे में आपके कॉन्सेप्ट कुछ और थे, जिन चीज़ों के बारे में आपकी थिंकिंग कुछ और थी, आज 20 की उम्र पे पहुंच के उन्हीं चीज़ों के बारे में आपकी थिंकिंग कुछ और हो गई है। तो यहाँ पे प्रत्येक अवस्था में आपकी थिंकिंग, आप
का जो ज्ञान है वो चेंज होता रहता है। आपके सोचने समझने की क्षमता, किसी भी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता चेंज होती रहती है, परिमार्जित होती रहती है, बदलती रहती है। बातें क्लियर होती हैं? तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। यहाँ पे ये जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास को हम और किस किस नाम से जानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को हम विकासात्मक विकास भी कहते हैं। विकासात्मक विकास क्यों कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत क्यों कहते हैं? इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको नाम से चीजें पता चल रही होंगी। यहाँ पे जो अवस्था होती है, जो स्टेजेस होती है, उसके साथ साथ क्या होता है? विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। दैट्स वाई हम इसे अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। और अवस्था चेंज होने के साथ साथ विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। दैट्स वाई हम इसे विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके और नाम जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितनी इसकी और बाकी बातें जानना ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ ऐसा कई बार होता है कि पूछ लिया जाता है विकासात्मक विकास किसने दिया है, तो वहाँ पर ढेर सारे साइंटिस्ट के, ढेर सारे नहीं, 4 ही ऑप्शन होंगे। तो वहाँ 4 ऑप्शन में से एक में नाम दिया होगा डॉक्टर जीन पियाजे, लेकिन आपको लगेगा कि डॉक्टर जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का क्रमबद्ध सिद्धांत दिया था। अब ये विकासात्मक विकास का सिद्धांत तो कोई और दिया होगा, तो वहां पे आप जीन पियाजे को छोड़ के किसी और पे लगा दोगे। अवस्था का सिद्धांत पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही तो यहाँ पे आपको ये सारी बातें भी जानना उतना ही जरूरी है। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। और यहाँ पे पियाजे ने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बोली थी। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किए जाते हैं। दैट्स वाई ये लाइन याद रखिएगा। ये इस एक लाइन से पता नहीं कितने क्वेश्चन बनते हैं। ओके, पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। इनका कहना था अधिकतर क्या होता है, बच्चों को निष्क्रिय मान लिया जाता है हमारे समाज में, हमारे विद्यालय में, हमारी सोसाइटी में और पेरेंट्स खुद। ओके, बच्चों को निष्क्रिय मान के उनके अंदर ज्ञान भरने का कोशिश करते हैं, उन्हें खाली बर्तन की तरह ट्रीट करते हैं कि बच्चा अब 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, इसे विद्यालय भेजो, इसे दुनिया भर का ज्ञान बताओ, दुनिया भर के इंस्ट्रक्शन दो। ओके, लेकिन यहाँ पे पियाजे का कहना था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। दैट्स वाई पियाजे ने इन्हें लिटिल साइंटिस्ट कहा है, बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है, जो कि संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर रखिएगा, पियाजे क्या कहते हैं और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। उसके पहले मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल दूं तो देखो, पियाजे का कहना क्या था कि जैसे जैसे बच्चों की बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, वैसे वैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। तो यार मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूं, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं पता है कि अगर आग में हाथ को डाला जाए तो हाथ जल जाएगा, उसे नहीं पता है। उसे देखने में अच्छा लगता है, वो आग की ओर लपकता भी है, तब आप मना करते हो कि नहीं भाई नहीं जाना है। ओके, और यहाँ पे आपको ये भी पता है कि अगर गिलास में गर्म पानी रखा है या फिर गर्म चीज़ें गिलास में रखी हैं तो गिलास भी गर्म हो जाएगा, तो आप गिलास भी संभल संभल के पकड़ते हो। और एक छोटा सा बच्चा है, वो आग की तरफ दौड़ रहा है, तो यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने पूरी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी है, आपने पूरी ऊष्मागतिकी आपको पता है, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ऊष्मागतिकी के लिए कि हाँ भाई अगर गिलास में गर्म चीज़ें रखी हैं तो गिलास भी गर्म होगा, तो इसीलिए गिलास को संभल के पकड़ो, है ना। लेकिन यहाँ पे जो छोटा बच्चा, उसको ऐसा कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है और इसको एक्सपीरियंस नहीं है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, जैसे जैसे इसकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगी, ये बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा, एक्सपीरियंस करेगा और इसको भी ऊष्मागतिकी के बारे में पता चलेगा, ये भी थर्मोडायनेमिक्स सीखेगा, तो इसकी भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये भी संसार के बारे में अपने सिद्धांत बना पाएगा। ये जो छोटा वैज्ञानिक है ना, इसको भी खुद से समझ आ रहा होगा कि अच्छा ऐसे होता है कि इसमें गर्म चीज़ें हैं तो ये गिलास भी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। आप 3 साल के बच्चे को ऐसे बिठा के पियाजे नहीं पढ़ा सकते हो, आप 3 साल के बच्चे को ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं बता सकते हो, थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करा सकते हो। ओके, उसको कब समझ आएगा? जब उसकी एज बढ़ रही होगी, उसमें बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आ रही होगी, वो संसार के बारे में अपने सिद्धांत खुद बना रहा होगा, उसे यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं करना है। ओके, बातें क्लियर होती हैं।
ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि पियाजे का कहना भाई यही था कि जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगी वैसे वैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, ओके, संज्ञानात्मक विकास होगा, वैसे वैसे लर्निंग होगी, वैसे वैसे बच्चा सीखेगा, जैसे जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे इनका क्या कहना था, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बच्चा सीख रहा होगा समाज के बारे में और दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होंगी उनके बारे में सीख रहा होगा। लेकिन यहाँ पे वाइगोत्स्की का क्या कहना था, जैसे जैसे लर्निंग होगी, पहले लर्निंग होगी देन क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और वहीं पे पियाजे का क्या कहना था, पहले डेवलपमेंट होगा देन लर्निंग होगी। बातें याद रखिएगा बिकॉज ऑफ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, दैट्स वाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया तो पियाजे और वाइगोत्स्की ऑप्शन में ज़रूर रहेंगे, इसलिए कि आप कंफ्यूज हो जाओ। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपका कॉन्सेप्ट यही क्लियर होना चाहिए कि पियाजे ने बात बोली थी पहले डेवलपमेंट होगा देन लर्निंग होगी। पियाजे का कहना था पहले बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होगी देन बच्चा संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से चीज़ें सीख रहा होगा। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, 4 स्टेजेस बताए थे। अब ये 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, एक तो सेंसरी मोटर स्टेज, यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेजेस है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। संवेदी गामक अवस्था जिसे आप बोलते हो, और दूसरा प्रिपरेशनल स्टेज जिसे आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हो। संवेदी गामक अवस्था ये 0 से लेके 2 वर्ष तक की होती है, मतलब जन्म से लेके 2 वर्ष तक की। प्रिपरेशनल स्टेज यहाँ पे ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये 2 से लेके 7 वर्ष तक की होगी। अभी इसके सबके कैरेक्टर भी हम लोग देखते हैं, क्या कुछ बातें हैं इसमें। देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट जिसे आप टच फील कर सको, देख सको, ओके। ये तो 2 से 7 वर्ष की है प्रिपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष तक की है। एंड औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आप इसे कुछ भी कह सकते हो, अमूर्त या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये होगी 11 से लेके 15 वर्ष तक की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं इन चारों स्टेजेस के कैरेक्टर, संवेदी गामक अवस्था और यहाँ पे और भी जो ये चारों स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट नंबर पे एज यू नो क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज। और हमने पहले भी बातें की थी कि ये जो सेंसरी मोटर है, संवेदी गामक अवस्था है, ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक की है, मतलब 0 से लेके 2 वर्ष तक की। यहाँ पे आप टाइम पीरियड देख सकते हो। जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। ओके, यहाँ पे पियाजे ने भी यही कहा है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होती है, वैसे वैसे वो समाज के बारे में और भी लर्निंग हो रही होती है। ओके, फिर धीरे धीरे आयु के साथ साथ अपनी संवेदनाएं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है। यहाँ पे आप बात देख पा रहे हो, यहाँ पे इन्होंने भी यही बातें बोली, धीरे धीरे व आयु के साथ, धीरे धीरे व आयु बढ़ने के साथ साथ वह अपनी संवेदनाएं वह शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बाह्य जगत का ज्ञान कर रहा होता है, बाह्य जगत का ज्ञान ग्रहण कर रहा होता है। जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा है, वो पैर पटकता है, हाथ चलाता है, रोता है, तो यहाँ पे जो उसकी संवेदी गामक जो अंग है, ओके, जो सेंसरी मोटर स्किल्स हैं, वो क्या क्या होती हैं, बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उन्हीं के माध्यम से बच्चा सीख रहा होता है इस अवस्था में, है ना। बच्चा इस अवस्था में अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीख रहा होता है। उसकी ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। ओके, तो इनके माध्यम से बच्चा चीज़ें सीख रहा होता है। कैसे, बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं, व्यक्तियों की पहचान भी बनाना शुरू कर देता है। जैसे यहाँ पे अब बच्चा कैसे सीख रहा होता है, बच्चे ने किसी चीज़ को आँख से देखा, कान से सुना, और जैसे महक है वो अपनी मम्मी को महक से पहचानता है, देख के नहीं। और त्वचा है, जब आप उसे टच करो तो उसे फील होता है ना, टच करो, वो अगर उसे कुछ खाना होता है तो वो मुंह खोलता है। तो यहाँ पे ये सब उसके संवेदी ज्ञानेंद्रियां हैं, संवेदी गामक अवस्था इसीलिए कहा गया है। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं, व्यक्तियों की पहचान बनाना शुरू कर देता है। आपने देखा है जब बच्चे छोटे होते हैं तो आप मतलब पर्दे के पीछे जाते हो, फिर आके बोलते हो अरे, फिर आप पीछे जाते हो, जब पर्दे से बाहर आते हो तो बच्चा खुश हो जाता है, फिर जब पर्दे के पीछे जाते हो तो बच्चा ऐसे सैड सा हो जाता है, पर्दे के बाहर से आते हो
फिर पर्दे से बाहर आते हो तो बच्चा खुश हो जाता है। तो आपको पता है जब आप पर्दे के पीछे जाते हो ना तो आपका एग्जिस्टेंस उस बच्चे के लिए खत्म। फिर जब आप पर्दे से बाहर आते हो तो उसको लगता है कि अरे ये तो अचानक से आ गया। तो यहाँ पे बच्चा अपनी धीरे धीरे पहचान बनाना शुरू कर देता है। और जिसे पहचानता, आपने ये भी देखा होगा, जिसे पहचानता है बच्चा उन्हें देख के मुस्कुराता है, और जिन्हें नहीं पहचानता उनकी गोद में भी नहीं जाता, इवन उनकी गोद में चला जाता है तो रोना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको पता चल पा रहा है बच्चा पहचान बनाना शुरू कर दिया है, और छोटे छोटे शब्द भी बोलना शुरू कर देता है, बैबलिंग शुरू कर देता है। ओके, 2-4 वर्ड बोलना शुरू कर देता है ऐसे। फिर उसके बाद क्या आती है, नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष तक की। और इसी स्टेज को क्या कहा गया है, इसी स्टेज को कहा गया है खिलौने की आयु। इसी स्टेज को क्या कहा गया है, खिलौनों की आयु। ओके, और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो निर्जीव वस्तुओं में सजीव का चिंतन करने लगता है। कैसे सजीव का चिंतन करने लगता है, इसे खिलौने की आयु क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे 2 से 7 वर्ष का होता है, खिलौनों से खेल रहा होता है, दैट्स व्हाई इसे खिलौनों की उम्र कहा गया है। ओके, खेलने की आयु नहीं, खिलौनों की आयु कहा गया है, कंफ्यूज मत होइएगा, खेलने की उम्र नहीं, खिलौने की आयु। ओके, और यहाँ पे मैं आपसे बातें कर रही थी, यहाँ पे जीववाद जो होता है, ओके, जीववाद अब हम किसे कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं में सजीव का चिंतन करने लग जाना। जैसे आपने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं वो जैसे डॉल होती है बच्चे के पास, एक छोटी लड़की है। अब यहाँ पे जेंडर बायस मत देखिएगा, लेकिन हाँ सोसाइटी में हमें यही ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझिए, जैसे छोटा सा बच्चा है उसके पास कोई डॉल है, ओके, तो वो डॉल को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करती है या ट्रीट करता है। ओके, तो वो उसे डॉक्टर के पास, आपने वो पोएम भी सुनी होगी, गुड़िया को है बुखार डॉक्टर के पास ले चलो एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी या फिर आपको याद भी होंगी। ओके, और हाँ आपने वो वाला ऐड भी तो देखा होगा, सर्फ एक्सेल या फिर किसी चीज़ का ऐड है, तो वहाँ पे आपने देखा है कि जो 2 छोटे बच्चे होते हैं तो वो जो लड़की होती है वो कीचड़ में गिर जाती है, तो वो जो छोटा सा लड़का होता है वो कीचड़ को मारने लगता है कि मेरी बहन को गिराया ऐसे ऐसे करके, है ना। तो वहाँ पे वो जो बच्चा होता है वो उस कीचड़ को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसा ट्रीट करने लग जाता है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की, अब कीचड़ को भी, इस मिट्टी को भी लग रहा होगा, क्या मिट्टी को लगेगा नहीं, क्योंकि वो लिविंग नहीं है, लेकिन वहाँ पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करता है। तो हम इसे यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो जीववाद होता है हमें कब देखने के लिए मिलता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में। यहाँ बच्चा मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई आदि के कॉन्सेप्ट में मतलब फर्क नहीं कर पाता है। इस अवस्था में मुद्रा, भार, इन सारे कॉन्सेप्ट में कमी होती है, इन सब चीज़ों की कमी होती है। जैसे बच्चे को 30 रुपए के चिल्लर दे दो, 1-1 रुपए के ढेर सारे पैसे होके, बच्चा उसमें खुश है, बजाय कि उसे 2000 की एक नोट दी जाए। ओके, तो बच्चा इस 30 रुपए के चिल्लर में खुश है बजाय कि 2000 के नोट्स के। या फिर आप उसे 2000 की नोट्स या फिर 2000 के एक करके सिक्के दे दो, बच्चा वो सिक्के में ज़्यादा खुश रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे यहाँ पे मुद्रा और इन सब चीज़ों का वो जो डिफरेंस है ना, वो सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बचपन कितना अच्छा था ना, है ना। माता पिता की आज्ञा बच्चा मानता है, पूछने पर नाम बताता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तर्क कुतर्क करने के योग्य नहीं होता है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता, इसलिए तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे तार्किक नहीं होगा भाई, अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे तर्क करने योग्य नहीं होता है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। ओके, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। पेरेंट्स जो बोल देते हैं, जिस चीज़ को गलत बता देते हैं वो गलत, जिस चीज़ को सही बता देते हैं वो सही, अनुकरणशीलता पाई जाती है। पेरेंट्स जैसा बिहेव कर रहे होंगे वैसा ही बच्चा भी कर रहा होगा। पेरेंट्स अगर बोलेंगे कि गेस्ट के आने पे नमस्ते कर लो तो वो कर लेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, यहाँ पे जो बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, दूसरों को कम महत्व देता है। यहाँ पे ये जो इन्होंने प्याजे ने जिसको ईगो सेंट्रिक कहा है उसी को वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। ओके, वाइगोत्स्की ने इसी को क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लीजिए।
शिशु यहाँ पे अहमवादी होता है, ईगोसेंट्रिक होता है। 2 से 7 वर्ष की उम्र में बच्चा खुद से ही बातें कर रहा होता है, खुद से अकेले में ही खेल रहा होता है। और वाइगोत्स्की ने यहाँ पे इसे क्या कहा है, प्राइवेट स्पीच कहा है। क्यों प्राइवेट स्पीच कहा है? वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा खुद को रेगुलेट कर रहा होता है, खुद को समझा रहा होता है। थर्ड स्टेज देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज। ओके, और यहाँ पे 1-2 कैरेक्टर और देख लीजिए आप। यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी नहीं देखा जा सकता, देखने के लिए मिलता है। अगर बच्चे को पता, आपने बता दिया 5, 4, 9 होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपने 2, 2 और ऐसे करके लिख दिया तो बच्चा शायद इसमें कंफ्यूज हो जाए। अगर आपने बच्चे को बता दिया कि बर्फ से पानी बन जाता है, तो बच्चा शायद इस चीज़ में कंफ्यूज हो, ये चीज़ ना बता पाए कि पानी से ही बर्फ बनेगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पे एक कैरेक्टर और देख लीजिए, क्या केंद्रीकरण होता है। बच्चा किसी चीज़ को सेंटर में रख के उसी के बारे में बता पाएगा। मतलब विकेंद्रीकरण का गुण नहीं पाया जाता है, केंद्रीकरण होता है। मतलब जैसे आप बच्चे को कोई, जैसे जो पेन आपके हाथ में है अभी, उसमें शायद आप ढेर सारे कैरेक्टर देख पा रहे हो, है ना। उसमें आप ढेर सारे कैरेक्टर देख पा रहे होंगे कि अप्रॉक्स इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, पेन की कलर क्या है, और मतलब चल कैसे रही है, अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है, स्मूथ चल रही है। दुनिया भर के कैरेक्टर आप देख पा रहे हो। लेकिन अगर जब आप किसी 2 से 7 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को दिखाएंगे, तो वो शायद बस इतना ही बता पा रहा हो कि इस पेन का कलर क्या है। ओके, वो शायद एक ही कैरेक्टर बता पा रहा हो। तो इसका मतलब उसमें केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण का गुण नहीं आया है अभी। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे थे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात कर रहे थे, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो गया है। लेकिन बालक का चिंतन केवल प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित है। कैसे प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित है? बच्चा कोई भी चीज को खुद से नहीं फॉर्म कर पाएगा। जैसे अब बच्चा है, स्कूल गया, होमवर्क करके नहीं गया है, तो अगर टीचर उससे पूछ रहे हैं कि होमवर्क करके क्यों नहीं आए हो, तो वो बहुत ज़्यादा अगर तर्क चला पाता है तो बस इतना ही तर्क चला पाएगा कि हाँ सर होमवर्क तो किए हैं, लेकिन कॉपी घर रह गई है मेरी। तो इससे ज़्यादा वो, मतलब उसके सामने जो चीज़ें हैं उसी के बारे में वो तर्क कर पा रहा होगा। दैट्स वाई इसे क्या कहा गया है, मूर्त चिंतन की अवस्था। मूर्त चिंतन की अवस्था, जो चीज़ें सामने हैं उसी के बारे में वो चिंतन कर पाएगा। ओके, बालक दिन, तारीख, समय, महीना आदि बताने योग्य हो गया है। अभी वो 7 से 11 वर्ष का हो गया है। भाषा एवं संप्रेषण, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। बच्चा अच्छे से कन्वर्सेशन कर लेता है, बच्चे में भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता आ गई है। अब चलते हैं 4th स्टेज पे। 4th स्टेज हमारी क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ओके, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो पूरी तरीके से हो चुका है। एज क्या है, 12 से लेकर 14 वर्ष, या फिर आप ये भी कह सकते हो 12 वर्ष के बाद की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में रखी जाती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रखी जाती है। यहाँ पे बच्चे का मानसिक विकास पूरा हो चुका है, बालक अमूर्त चिंतन करने योग्य हो गया है, वह निर्णय, स्मरण, मनन आदि, अब यहाँ पे वो संख्या यक्ष मान करके पूरी बड़ी बड़ी सवालें लगा ले जाता है फॉर्मूले पे रख के। तो यहाँ पे वो अमूर्त चिंतन करने लग गया है। मतलब पिछली स्टेज में आपने क्या देखा था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपने देखा था बच्चे के सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं उसी के बारे में वो चिंतन कर पा रहा है, और यहाँ पे उन चीजों के बारे में भी चिंतन कर पा रहा है जो उसके सामने नहीं है ना। बच्चा अब यहाँ पे बड़ा हो गया है, दिवा सपना आने लगा है, बच्चे को समस्या समाधान करने लग जाता है, प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन खुद कर ले जाता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर ले जाता है। अमूर्त चिंतन के बल पे ही वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाता है। अकेले बैठ के मनन करना, कैसे क्या किया जाए, जैसे अब लेट सपोज एग्जाम है बच्चे का, ओके, एग्जाम है, टाइम बचे हैं सिर्फ 2 महीने, तो वो अमूर्त चिंतन कर पा रहा होगा कि हाँ, वो बैठ के सोचेगा कि भाई क्या क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कैसे है, किस में कितना टाइम दिया जाए, ओके, और किस टाइप के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, टाइम टेबल क्या बनाया जाए। एंड फाइनली जस्ट 1 महीने में भी वो अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर ले जाएगा और नंबर भी बेहतर ले आएगा वो बच्चा, जस्ट बिकॉज ऑफ अपने चिंतन मनन के बल पे।
कार्य कारण को समझने लग जाता है, कार्य में अंतर समझने लग जाता है। कैसे कार्य कारण को समझने लग जाता है, कार्य में अंतर समझने लग जाता है। जैसे कार्य में अंतर, जैसे बच्चे को पता है कि भाई छोटा काम है तो उसमें कम समय लगेगा, बड़ा काम है तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। मैंने आपसे बातें की ना, बच्चे को पता होगा कि यहाँ पे जो इतनी एज ग्रुप वाला बच्चा होगा, इस एज ग्रुप वाला जो बच्चा होगा, उसे पता होगा कि मेरा ये जो सब्जेक्ट है मेरा कम तैयार है, मेरा वीक है, तो इसमें मुझे ज़्यादा समय देना होगा। उसके हिसाब से वो टाइम टेबल बना रहा होगा। ओके, जो सब्जेक्ट उसका अच्छा होगा उसमें वो सोचेगा कि हाँ यार इतने टाइम में ये तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो उस हिसाब से उसको पता है कि हाँ इतना टाइम लगेगा। कार्य कारण को समझने लग जाता है। कार्य कारण को कैसे समझने लग जाता है, कोई कार्य करने के लिए ना पहले वो कारण को ढूंढता है। अगर बच्चे को कोई काम करना है, इस एज ग्रुप वाले बच्चे को, तो वो पहले कारण कारण को ढूंढता है। वो देखता है कि कहीं ये काम मैं फालतू में तो नहीं कर रहा हूँ या फालतू में तो नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पे जैसे अब बच्चा 12th क्लास में है, अब ये 12 से 14 वर्ष तक का बच्चा है। 14 वर्ष तक में तो ऑब्वियसली बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, अब जैसे 12th क्लास का बच्चा, तो उसे समझ आता है कि यार पीसीबी लिया जाए या पीसीएम लिया जाए, क्या लिया जाए, किसमें कितनी किसमें क्या स्कोप है, पीसीएम में क्या स्कोप है, पीसीबी में क्या स्कोप है। उसका जो ड्रीम होगा, उसका जो गोल होगा, उसके हिसाब से वो सब्जेक्ट ले रहा होगा। सपोज जैसे कि आप यहाँ पे अभी प्याजे को पढ़ रहे हो, है ना, आप प्याजे को पढ़ रहे हो ना, तो आपको इसका कारण पहले ही पता है ना। अब यहाँ पे आप प्याजे को पढ़ रहे हो, इसके बाद तो आपने कारण नहीं निकाला है ना, कारण आपको पहले पता था कि हाँ भाई सीटेट क्वालिफाई करना है, अब तो प्याजे को पढ़ना है। अब आपको पता है, अब आपके यहाँ पे ढेर सारे कारण है ना। आप प्याजे को इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। सीटेट क्यों क्वालिफाई करना है आपको, क्योंकि यार सुपर टेट क्वालिफाई करना है। सुपर टेट, DSSB, ये सारे एग्जाम, KBS, ये सारे एग्जाम आपको क्वालिफाई करने हैं। ये सारे एग्जाम क्यों क्वालिफाई करने हैं, ये सारे एग्जाम क्वालिफाई क्यों करने, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। जॉब आपको क्यों चाहिए, क्योंकि आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल चाहिए। आपके कारण पहले से आपको पता है ना, आपके कारण आपको पहले से पता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यार यहाँ पे ये कंप्लीट होती हैं प्याजे की 4 स्टेजेस। यहाँ पे आपने कौन कौन सी स्टेजेस देखी, तो यहाँ पे आपने प्याजे की 4 स्टेजेस कौन कौन सी देखी। प्याजे की 4 स्टेजेस कौन कौन सी, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की प्याजे की 4 स्टेजेस कौन कौन सी थी, एक बार आप मेरे साथ बोलिए। एक तो संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, फर्स्ट नंबर पे, जो कि कितने से कितने वर्ष तक की थी, 2 वर्ष तक की, 0 से लेके 2 वर्ष तक की थी, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की थी। एंड सेकंड नंबर पे आपने देखा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की थी। थर्ड नंबर पे आपने देखा पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक की थी। फोर्थ नंबर पे आपने देखा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर आप इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हो, जो कि 11 से एबव थी, या फिर आप 12 के एबव कह सकते हो। ओके, तो यार ये सारी बातें रही प्याजे से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।